हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, अंग्रेज़ों की बंगाल विजय, या जो बंगाल का अधिग्रहण किया था अंग्रेज़ों ने, एक्विजिशन ऑफ बंगाल, वो। ठीक है। और इस टॉपिक के अंदर हम लोग दो मुख्य लड़ाइयों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो प्लासी की बैटल है, जो प्लासी का युद्ध, और दूसरा बक्सर का युद्ध, क्योंकि इन्हीं दोनों युद्धों को जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल की सत्ता को हासिल किया था। ठीक है। तो और जो आज है हम लोग हैं वो प्लासी के युद्ध तक पढ़ेंगे, और जो बक्सर का युद्ध है वो फिर मैं आप लोग को अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्लासी का युद्ध में पढ़ने से पहले, प्लासी के युद्ध तक पहुंचने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बंगाल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये मैं जो बंगाल की बात कर रही हूँ, ये बंगाल जो है आधुनिक बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल की बात नहीं कर रही हूँ। ये वो बंगाल है जिसमें जो अभी का वेस्ट बंगाल है वो, प्लस जो बांग्लादेश है अभी का, उसके अलावा बिहार, उड़ीसा, ये सब जो प्रांत थे, इन सब को मिला के जो बंगाल बनता था, उस बंगाल की बात कर रही हूँ। तो ये जो बाद में जब विभाजन हो जाएगा आज़ादी के बाद, तो उसके बाद ये सारे मतलब पहले तो बांग्लादेश अलग हो जाएगा, उसके बाद बिहार, उड़ीसा अलग अलग राज्य बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बंगाल क्या था ना, एक बहुत ही समृद्ध इलाका था उस समय। इसके आसपास ज़्यादा लड़ाइयाँ भी नहीं थी जो अपनी सीमावर्ती राज्यों से, साथ में यहाँ व्यापार भी बहुत अच्छा होता था। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे शोरे का, चावल का, रेशम का व्यापार बहुत अच्छा होता था, और अंग्रेज़ों ने यहाँ व्यापार करके बहुत मुनाफा कमाया था, इसलिए अंग्रेज़ों को बंगाल में अच्छा खासा इंटरेस्ट था। और ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि अंग्रेज़ों को बंगाल में पहली व्यापारिक छूट जो थी वो 1651 ईस्वी में मिली थी, शाह शुजा की अनुमति से। यहाँ से उन्हें विशेषाधिकार मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, और उसके बाद अंग्रेज़ों की बंगाल में एंट्री होती है। तो देखिए, पहले हम बंगाल का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कैसे कंडीशंस बनती जाएंगी और कैसे फिर प्लासी का युद्ध होगा। देखिए, बंगाल क्या था ना, 1700 ईस्वी में पहले तो जो बंगाल था ये मुग़ल शासन के अधीन था उस समय। ये बात हो रही है 17वीं 18वीं शताब्दी की। ठीक है, तो इस समय बंगाल जो था मुग़ल शासन के अधीन था, और मुग़ल शासन के अधीन था। तो उस समय सन 1700 ईस्वी में जो मुर्शिद कुली खां थे, इनको बंगाल का दीवान बनाया गया। किसको बनाया गया पूछ लेता है, तो बंगाल का दीवान बनाया गया मुर्शिद कुली खां को। और ये बनाया किसने था, तो जो मुग़ल बादशाह थे औरंगजेब, उन्होंने बनाया था 1700 ईस्वी में। ठीक है, पहले इन्हें दीवान बनाया गया, उसके बाद बंगाल का सूबेदार बना दिया गया फाइनली, और बंगाल का सूबेदार बनाया था 1717 ईस्वी में। किसने बनाया था, मुग़ल बादशाह ने ही बनाया था। लेकिन इस समय मुग़ल बादशाह कौन थे, तो 1717 ईस्वी में मुग़ल बादशाह जो थे वो थे फ़र्रुखशियर। ठीक है, फ़र्रुखशियर जो थे, इन्होंने बंगाल का सूबेदार बनाया था। ठीक है, ये वही फ़र्रुखशियर है जिन्होंने 1717 का जो शाही फरमान दिया था। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। देखिए, तो अब हम पहले मुर्शिद कुली खां से पढ़ेंगे। तो जो मुर्शिद कुली खां है, इनका जो टाइम पीरियड है, जो इनके शासन करने की जो ड्यूरेशन है, वो है 1717 ईस्वी से 1727 तक। देखिए, ये आपको याद नहीं करना है, ये बस क्रम से लगाने के लिए आ जाता है कि पहले कौन था फिर कौन था, इसलिए आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए कि आसपास ये थे। तो देखिए, जो सबसे पहले सूबेदार बने थे, जहाँ से ये शुरू होता है, वो थे मुर्शिद कुली खान। ठीक है, अब इन्होंने कुछ काम किए थे जिनके बारे में एग्जाम में पूछा। देखिए, अच्छे शासक थे ये, लेकिन ज़्यादा कर नहीं पाए थे। देखिए, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो अपनी राजधानी थी, पहले राजधानी जो थी बंगाल की वो ढाका थी, जिसे हटा के मुर्शिदाबाद बदला गया। पूछता है कि अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद किसने बदला, या फिर मुर्शिदाबाद को, मतलब मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया। तो याद रखिएगा कि इन्होंने ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद बदला। उसके अलावा इन्होंने कुछ काम किसानों के लिए भी किए, ज़मीन के लिए किए। तो एक तो इन्होंने क्या किया कि भूमि बंदोबस्त के लिए एक प्रथा शुरू की, जिसे इजारेदारी प्रथा कहते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भूमि बंदोबस्त के लिए इजारेदारी प्रथा जो थी वो मुर्शिद कुली खान ने शुरू की थी। और उसके अलावा इन्होंने किसानों को ऋण देने की व्यवस्था की थी, ताकि वो अपना खेती किसानी अच्छे से कर सकें। उस ऋण का नाम था तकावी ऋण। क्या नाम था, तकावी ऋण। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है, ये बस पहले सूबेदार बनाए गए थे औरंगजेब के द्वारा, और इन्होंने अपना शासनकाल चलाया था। उसके बाद आगे क्या होगा कि आगे इसके बाद शुजाउद्दीन जो है वो राजा बनेंगे। 1727 में
मृत्यु हो जाती है मुर्शिद कुली खां की, और उसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं सूबेदार शुजाउद्दीन। इनका टाइम पीरियड जो है वो 1727 1739 है, ये भी जानना नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि शुजाउद्दीन जो है वो मुर्शिद कुली खान के बाद बनते हैं। अब ये जो थे ये दामाद थे मुर्शिद कुली खां के, ठीक है। और इनके उसमें बस एक चीज़ है कि इसने जो है अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया था। बिहार का सूबेदार क्या होता है कि पहले जो है बिहार बंगाल प्रांत में नहीं था, तो मतलब बंगाल प्रांत में क्या बिहार की जिम्मेदारी इनको दी गई थी 1733 ईस्वी में शुजाउद्दीन को, कि देख रेख करने के लिए, वहाँ का भी कार्यभार संभालने के लिए, और वहाँ का सूबेदार बनाया था इन्होंने अलीवर्दी खान को, ठीक है। इनके बारे में बस इतना ही है। नेक्स्ट जो शासक हैं वो है सरफराज। ये शुजाउद्दीन का पुत्र था तो उनका उत्तराधिकारी होगा। इनका टाइम पीरियड कुछ नहीं है, 1739 है। इसके बाद क्या होता है कि इनके समय में जो अलीवर्दी खां है, जिसे बिहार का सूबेदार बना दिया गया था, नायब सूबेदार, उसने विद्रोह कर दिया। अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और फिर एक युद्ध होता है जिसे गिरिया के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध होता है किसके बीच में? सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच में 1740 ईस्वी में, ठीक है। ज़्यादा पूछता तो नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ ले, क्योंकि अब क्वेश्चंस बार बार तो सेम रिपीट होंगे नहीं, इसलिए आप लोग को ये भी पढ़ना ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, गिरिया का युद्ध होता है 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच में, और जिसमें अलीवर्दी खां जो है वो जीत जाएंगे और सरफराज जो है पराजित हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से फिर शुरू होता है अलीवर्दी खां का शासन। तो अलीवर्दी खां जो है उनका शासन शुरू होगा कब से कब तक? 1740 से 1756 तक, ठीक है। अभी तक हमने कितने पढ़े? एक पढ़ा था हमने मुर्शिद कुली खां, उसके बाद दूसरे कौन आए थे? उसके बाद उनका पुत्र आया था शुजाउद्दीन, उनका पुत्र नहीं, उनका दामाद आया था शुजाउद्दीन, उसके बाद था सरफराज, और उसके बाद आता है अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे दूरदर्शी आप कह सकते हैं कि शासक थे, लेकिन इनका जो था आधे से ज़्यादा टाइम तो मराठों के साथ युद्ध में व्यस्त रहा। मराठों ने इन्हें बहुत परेशान किया और फाइनली इन्होंने मराठों के साथ संधि कर ली, ठीक है। ये मराठों के साथ इन्होंने 1751 ईस्वी में संधि कर ली थी और बोला था कि हम आपको चौथ देंगे, 12 लाख रुपए का करीब बोला था कि चौथ देंगे। क्या देंगे? चौथ, ठीक है। तो ये चौथ देंगे। इसके बाद रघु जी जो मराठा सरदार थे उस समय, उनसे संधि कर ली थी कि हम तुम्हें चौथ देंगे, तो फिर उसके बाद उन्होंने परेशान नहीं किया। चौथ जो था वो एक तरीके का टैक्स था। जब हम मराठों के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ये दो तरीके के टैक्स लगाते थे। एक लगाते थे चौथ, जो 1/4 भाग होता था उपज का, और दूसरा जो था वो सरदेशमुखी था, ठीक है। डिटेल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछता है। तो बस ये इसलिए लगाया जाता था कि हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे अगर आप हमें चौथ देंगे, मतलब सुरक्षा की गारंटी टाइप का एक, ठीक है। तो इन्होंने मराठों से संधि करी। दूसरा इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। वो क्या किया? उन्होंने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देके अपना पद स्थायी बना लिया। मतलब कि अब बंगाल का जो राजा था, बंगाल का पूरा राजा का पद ले लिया एक तरीके से। मुगल सम्राट को एक बार 2 करोड़ रुपए दे दिए और अपना पद स्थायी बना लिया। और इसके बाद मुगल सम्राट जो थे वो बंगाल में सिर्फ नाम मात्र के प्रधान रह गए, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इनका एक वक्तव्य आता है, एक कथन आता है, वो पूछता है एग्जाम में कि ये कथन किसने कहा था। तो इन्होंने कहा था, इन्होंने अंग्रेजों की तुलना की थी मधुमक्खी से। बोला था कि ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं, अगर इन्हें नहीं छेड़ेंगे तो ये शहद देंगे, और अगर छेड़ेंगे तो काट काट के मार डालेंगे, ठीक है। तो ये कथन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये अलीवर्दी खां ने कहा था कि अंग्रेजों की तुलना इन्होंने मधुमक्खी से की थी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है वो अलीवर्दी खां के दौहित्र थे। दौहित्र का मतलब होता है नाती, ठीक है। और इनको उत्तराधिकारी बनाते हैं अलीवर्दी खां। देखिए, इसके बारे में क्या है ना, मैं बता देती हूँ आपको। जो अलीवर्दी खां थे, ये इनका कोई पुत्र नहीं था, इनकी 3 बेटियां थी, ठीक है। अब इनके जीवन काल में जब ये होते तो इनके दामाद, जो तीनों दामाद होते, तीनों दामादों की मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो 3 बेटियां थी वो 3 राजाओं के साथ उनकी शादी होती है। पहली बेटी की शादी ढाका के नवाब के साथ होती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे इनके बारे में आएगा तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, पहली बेटी की शादी होती है
ढाका के नवाब के साथ। उसके बाद जो दूसरी बेटी होती है उसकी शादी होती है पूर्णिया के नवाब के साथ, ठीक है। और जो तीसरी बेटी होती है, जो सबसे छोटी बेटी होती है, उसकी शादी होती है आपके किस साथ? पटना के नवाब के साथ, ठीक है। तो ये जो सिराजुद्दौला है, ये यही पटना के जो नवाब होता है उसका बेटा होता है, यानी कि जो सबसे छोटी बेटी होती है सिराजुद्दौला मतलब अलीवर्दी खां की, उसका बेटा होता है सिराज, उसका पुत्र होता है, ठीक है। अब देखिए, चलिए सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो थे अलीवर्दी खां के दौहित्र थे, यानी कि नाती थे, और अलीवर्दी खां इन्हें अपने जीवन में अपना उत्तराधिकारी बना देता है। लेकिन क्योंकि इन्हें अपना उत्तराधिकारी बना देता है, तो जो बाकी दो लोग थे, जो ढाका की बेगम थी और जो पूर्णिया का नवाब था, उनको ये उत्तराधिकारी पसंद नहीं आता और वो चाहते हैं कि वो खुद गद्दी में बैठे। तो ये जो है सिराजुद्दौला के शत्रु बन जाते हैं, ठीक है। कौन कौन? पूर्णिया का सूबेदार जो है शौकत जंग, ये भाई है सिराजुद्दौला का, यानी कि जो दूसरी वाली बेटी थी अलीवर्दी खां की, उसका बेटा शौकत जंग। और एक घसीटी बेगम यानी कि मौसी। ये जो घसीटी बेगम थी, ये ढाका के नवाब की पत्नी थी, यानी कि जो बड़ी बेटी थी अलीवर्दी खां की, वो। तो ये दोनों जो हैं ये बन जाते हैं शत्रु और षड्यंत्र करते हैं सिराजुद्दौला के खिलाफ। और इसमें घसीटी बेगम का समर्थन कौन करता है? तो जो दीवान होता है, दीवान राजवल्लभ होता है सिराजुद्दौला का, वो घसीटी बेगम का समर्थन करता है। देखिए, जो सिराजुद्दौला था ये बहुत दूरदर्शी नवाब नहीं रहा, ठीक है। इसने ठीक तरीके से बंगाल की जो समस्याएं थी, बंगाल की जो सत्ता थी, वो संभाल भी नहीं पाया, इसलिए इसके साथ बहुत सारी परेशानियां होती हैं। और इसका शासनकाल भी कुछ नहीं चलता है, बस 1756 से 1757, यानी कि 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले इसकी देखिए लड़ाई किसके साथ होती है? ये लड़ाई होती है शौकत जंग के साथ। शौकत जंग जो पूर्णिया का नवाब था, ठीक है, उसकी और सिराजुद्दौला की जो लड़ाई होती है उसे बोला जाता है मनिहारी का युद्ध। मनिहारी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच में, ध्यान रखिएगा। ये होता है 1756 ईस्वी में, और इसमें सिराज क्या करता है? शौकत जंग को मार देता है, शौकत जंग मारा जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो ये था कि इसका आपसी षड्यंत्र कैसे चल रहा था, कैसे सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को मारा, जो इनका उत्तराधिकार संघर्ष था। इसके बाद हम देखेंगे कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष कैसे हुआ, यानी कि जो बंगाल के नवाब का और अंग्रेजों का, क्योंकि मेन तो हमें यही पढ़ना है कि अंग्रेजों ने कैसे बंगाल का अधिग्रहण किया था। अब देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था? देखिए, इनके बीच में क्या है कि कोई भी युद्ध होता है तो मैंने पहले बताया था कि हितों का टकराव होता है। बंगाल क्योंकि इतना समृद्ध क्षेत्र था, तो जो अंग्रेज थे वो अपनी स्थितियाँ मजबूत करना चाह रहे थे, अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे। और नवाब, अगर अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होती है तो नवाब की स्थिति कमज़ोर होती है। तो यहाँ पे दोनों ही अपनी स्थिति मजबूत करने के चक्कर में थे, और इसी वजह से इनका संघर्ष हो रहा था, और इसीलिए इनके हितों के टकराव की वजह से इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। अब देखिए, एक क्या होता है कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है। मैंने पहले भी बताया था, इसी सप्तवर्षीय युद्ध की वजह से जो तीसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है, ये वही सप्तवर्षीय युद्ध है जो कब हुआ था, आई होप आप लोग को याद होगा। तो ये 1756 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो यूरोप में क्या होता है, सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब वहाँ प्रारंभ होता है तो यहाँ पे भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में तनाव चालू हो जाता है, तनाव स्टार्ट हो जाता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं वो अपने यहाँ पे किलों की किलाबंदी करना, यानी कि अपने किलों को दुर्गीकृत करना शुरू कर देते हैं अंग्रेज। फ्रांसीसी भी करते हैं, लेकिन जब नवाब मना करते हैं कि किलाबंदी नहीं करनी है तो फ्रांसीसी मान जाते हैं, लेकिन अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में जो पावर टसल है, जो यानी कि जो लड़ाई है, संघर्ष है, वो और बढ़ता है, ठीक है। एक कारण तो ये था। दूसरा क्या होता है, एक और कारण था। एक तो नवाब की बात नहीं मानते थे, अपने को ज़्यादा, क्योंकि फ्रांसीसियों को ये हरा रहे थे तो वहाँ से इनकी शक्ति बढ़ रही थी, तो ये नवाब को भी क्या कहते हैं, अब कुछ नहीं समझ रहे थे, तो नवाब की बातों को एकदम इग्नोर कर देते थे। और नवाब के जो भी शत्रु होते थे, सिराजुद्दौला के जो भी शत्रु थे, उनको अपने वहाँ शरण देते थे। उसके अलावा षड्यंत्र करवा रहे थे। जैसे मैंने बताया था कि ऊपर दीवान राजवल्लभ थे जो घसीटी बेगम का साथ दे रहे थे, उनका एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम था कृष्ण वल्लभ, ठीक है।
ये क्या करता है, ये नवाब का जो सरकारी खजाना होता है उससे धन लेके भाग जाता है, सरकारी धन लेके भाग जाता है और शरण ले लेता है किसके पास, अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों के पास जाके क्या करता है, शरण ले लेता है। फिर से बता रही हूँ, देखिए जो दीवान बल्लभ का बेटा होता है, कृष्ण बल्लभ जो दीवान का बेटा था, वो गबन करके भाग जाता है, एक तरीके से पैसे का सरकारी धन लेके भाग जाता है और अंग्रेज इसे देते हैं शरण। जब नवाब बोलता है कि हमको कृष्ण बल्लभ को वापस करो तो अंग्रेज नहीं वापस करते हैं। नवाब विरोध करता है लेकिन अंग्रेज ध्यान नहीं देते हैं। तो उसके बाद सिराजुद्दौला को गुस्सा आ जाता है, वो क्रोधित हो जाता है और उसके बाद वो अटैक कर देता है अंग्रेजों के ऊपर। तो क्या करता है, सबसे पहले सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया जाता है। ये डेट वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर अधिकार करता है सिराजुद्दौला। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद सिराजुद्दौला कलकत्ता पे घेरा डालता है। ठीक है, कलकत्ता अंग्रेजों के पास था, कलकत्ता पर घेरा डालता है और फिर फाइनली जाके फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लेता है। फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। तो 20 जून 1756 को कलकत्ता पे यानी कि फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लेता है। पहले कासिम बाजार पे अधिकार करता है, उसके बाद फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है। और फोर्ट विलियम का जो गवर्नर था, यहाँ का गवर्नर था, उसका नाम था ड्रेक। और यहाँ का जो भी सेनापति था, जो भी सेना थी, ये सब जो है भाग जाती है। और भाग के कहाँ जाती है, तो एक द्वीप होता है फुल्टा नाम का, इस द्वीप में जाके शरण ले लेते हैं। ठीक है, तो कासिम बाजार और कलकत्ता सिराज के पास आ गया। देखिए, कलकत्ता अंग्रेजों का था, कलकत्ता की नींव डाली थी अंग्रेजों ने। आप लोग को याद होना चाहिए, मैंने बताया था जॉब चौरनौक ने कलकत्ता की नींव डाली थी सूतानाती में 1690 ईस्वी में। ठीक है, जब ये सब हो रहा था तो उस समय की एक घटना है 21 जून 1756 की, यानी कि किस दिन की, जैसे 20 जून को हुआ था और 21 जून की एक घटना है, ब्लैक होल की घटना। सॉरी, ये 20 जून की ही है, 20 जून की घटना है, याद रखिएगा, गलत लिख दिया है। 20 जून की घटना है, ब्लैक होल की घटना। इस घटना में क्या होता है, इस घटना के बारे में जानकारी दी जाती है J.Z. हॉलवेल के द्वारा। ये एक अंग्रेज होते हैं, ये एक जानकारी देते हैं। ये कहते हैं कि जो नवाब है या जो सिराजुद्दौला है, उसने 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। एक बहुत छोटी कोठरी, बताता है कि 18 फुट लंबी थी, 14 फुट चौड़ी और 10 इंच चौड़ी, ऐसी कोठी में, छोटी सी कोठरी में बंद कर देता है रात भर के लिए। और अगले दिन उस कोठरी से केवल 23 लोग जिंदा बचते हैं। इस 23 लोगों में एक J.Z. हॉलवेल थे, जिन्होंने कहानी के बारे में बताया था। उसके अलावा 22 लोग और थे, वो लोग जिंदा बचते हैं। और इस घटना को, क्योंकि एक छोटी सी कोठरी थी, तो इसलिए इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो ब्लैक होल की घटना है, ये सिराजुद्दौला के काल से जुड़ी हुई है और इसके बारे में बताया था J.Z. हॉलवेल ने। अब देखिए, घटना कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, इसके बारे में मतभेद है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये घटना बस अंग्रेजों को उकसाने के लिए बताई गई थी कि अंग्रेजों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उनको अपने लिए लड़ना चाहिए, ताकि वो लोग नवाब से लड़ाई करें। क्योंकि इतनी छोटी कोठरी, जितनी छोटी कोठरी की लेंथ हाइट बताइए, उसमें इतने सारे लोगों का आना तो मुमकिन है नहीं। उसके अलावा एक सबूत इसमें ये दिया जाता है कि इसी समय एक और मुस्लिम इतिहासकार थे, गुलाम हुसैन नाम के, गुलाम हुसैन। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी, इस पुस्तक का नाम था सियारुल मुत्तखैरीन, सियारुल मुत्तखैरीन नाम की एक बुक लिखी थी इन्होंने। इस बुक में इस घटना के बारे में कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना घटती है तो उसका जिक्र अगर कोई इतिहासकार है तो अवश्य करता है, लेकिन इन्होंने इस घटना के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शायद ये घटना एक काल्पनिक थी और सिर्फ अंग्रेजों को भड़काने के लिए ये कहानी बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, इसके बाद क्या होगा कि अब हम पढ़ेंगे, अब फाइनली आता है प्लासी का युद्ध, यानी कि जो बैटल ऑफ प्लासी था। ये युद्ध कैसे होता है, तो इसकी पृष्ठभूमि में क्या है, देखिए, क्योंकि कासिम बाजार जीत लिया है, कलकत्ता यानी कि फोर्ट विलियम जीत लिया है, तो अब वॉटसन और क्लाइव के नेतृत्व में एक बड़ी सेना जो है वो बंगाल भेजी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। कंपनी के द्वारा एक सेना भेजी जाती है बंगाल में। ठीक है, अब क्लाइव क्या करता है कि क्लाइव जो है मानिक चंद को घूस देकर कलकत्ता को वापस ले लेता है 2 जनवरी 1757 को।
ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि सिराजुद्दौला के साथ क्लाइव की एक संधि होती है। ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। एक तो इस संधि का नाम है अलीनगर की संधि। ये प्लासी के युद्ध से पहले हो चुकी है, ठीक है। और ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 फरवरी 1757 को ये संधि हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी सिराजुद्दौला के बीच में और क्लाइव के बीच में, यानी क्लाइव और वॉटसन 2 लोग जो आए थे उनके साथ सिराजुद्दौला की ये संधि होती है, ठीक है। इस संधि से अंग्रेजों को क्या वापस मिलता है? इस संधि से अंग्रेजों को एक तो कंपनी को जो उसके विशेषाधिकार थे वो वापस मिल जाते हैं। देखिए, ये जो सारी लड़ाई है ये विशेषाधिकारों की है, और सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब 1717 का जो शाही फरमान आ जाता है, तो उस शाही फरमान की वजह से नवाब को परेशानी होने लगती है। कंपनी को दस्तक दे दिया जाता है। दस्तक यानी कि एक तरीके का एक पास होता है जिससे ये मुक्त व्यापार कर सकते हैं। ये पास दिखा के, मतलब जिसके पास ये पास होगा उसे टैक्स नहीं लगेगा। तो कंपनी के अधिकारी क्या करते हैं, खुद तो टैक्स नहीं देते हैं, साथ में इसको लोकल जो व्यापारी होते हैं उन्हें भी बेच देते हैं, ठीक है। तो इससे वो उनको भी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इससे जो नवाब का जो राजकोष था उसमें नुकसान हो रहा था, राजस्व वसूली में समस्याएं आ रही थी। तो एक तो इन कारणों की वजह से तो ये वाले जो सारे विशेषाधिकार थे, ये विशेषाधिकार वापस मिल जाते हैं कंपनी को, जो छीन लिए गए थे। दूसरा, जो ये लड़ाई हुई, इस लड़ाई में अंग्रेजों को जो भी क्षति हुई, यानी कि अंग्रेजों को जितनी भी हानि हुई, उसका मुआवजा कौन भरेगा? तो नवाब भरेगा। तो नवाब जो है ये सारा का सारा एज अ जुर्माना अंग्रेजों को वापस करता है। दूसरा, एक कंपनी को अनुमति मिलती है सिक्के ढालने की और अपने किलों को दुर्गीकृत करने की, क्योंकि ये समस्या जो शुरू हुई थी तब हुई थी जब सप्तवर्षीय युद्ध के समय अंग्रेजों ने अपने किलेबंदी करना शुरू किया था, और नवाब के मना करने पे नवाब क्रुद्ध हो जाता है क्योंकि अंग्रेज मानते नहीं हैं। तो यही जो अनुमति थी कि अब वो अपने किलों को दुर्गीकृत कर सकते हैं, नवाब सिक्के ढाल सकते हैं, ये सब अनुमति मिली। ये बोला गया कि भविष्य में शांति बनाई रखी जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, अंग्रेज जो है चंद्रनगर पे भी अपना कब्जा कर लेते हैं, जो फ्रांसीसियों के अधीन चंद्रनगर था। इसी बीच क्लाइव और वॉटसन उस पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं। फिर क्या होगा, फिर होता है प्लासी का युद्ध। ये युद्ध क्यों? इस युद्ध के लिए इस अलीनगर की जो संधि हुई थी इसको कारण बनाया जाता है। बोला जाता है कि नवाब जो है इस संधि का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए नवाब उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए अंग्रेजों ने लड़ाई की। अब क्या होता है, ये लड़ाई किसके बीच में होती है? देखिए, प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है। तो ये जो प्लासी का युद्ध है ये 23 जून 1757 को हुआ था। इस डेट को याद कर लीजिएगा अच्छे से, 23 जून 1757, ठीक है। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो एक तो नवाब सिराजुद्दौला और दूसरा सामने से क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव ने नेतृत्व किया था। अब ये जो युद्ध था ये एक तरीके से युद्ध नहीं था, ये एक छल कपट था। इसमें मतलब नवाब को ठीक से लड़ने का मौका भी नहीं मिला और बस वो युद्ध हार गई, क्योंकि ये तय था कि नवाब ये युद्ध को हारना ही है। क्यों? क्योंकि इसमें नवाब के अपने कई सारे लोग जो थे वो अंग्रेजों की तरफ मिले हुए थे। कई सारे लोगों ने विश्वासघात किया था। जैसे किस किस ने विश्वासघात किया था? एक तो विश्वासघात किया था मीर जाफ़र ने। ये नाम तो बहुत फेमस है, आज भी कोई विश्वासघात करता है तो उसे मीर जाफ़र बोल दिया जाता है। ये तो पदवी ही हो गई एक तरीके से। तो ये कौन था? ये जो नवाब सिराज का ये प्रधान सेनापति था, ठीक है। अगर आपका सेनापति ही विश्वासघात कर लेगा तो आपकी सेना तो ऐसे ही नहीं जीतेगी। उसके अलावा एक बड़ा अधिकारी था जिसका नाम था यार लतीफ़, इसने भी नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में साथ दिया। उसके बाद एक दीवान था राय दुर्लभ, उसके बाद एक जगत सेठ था, ये एक बैंकर था, ठीक है। और उसके बाद ये अमीचंद नाम का एक व्यापारी था। देखिए, अब नवाब कैसे जीतेगा? अगर सेनापति, अधिकारी, दीवान, बैंकर, व्यापारी, इस तरीके के लोग अगर नवाब के विरुद्ध होंगे तो नवाब कैसे लड़ाई जीत सकता है? जीत ही नहीं सकता है। उसके बाद कुछ लोग नवाब के विश्वास पात्र भी थे, जिनमें 2 नाम आते हैं खासकर। एक नाम आता है मीर मदान का और दूसरा नाम आता है मोहन लाल का। तो ये जो मीर मदान थे ये युद्ध करते करते मारे गए, ठीक है। अब जब ये लड़ाई होती है तो इसमें क्या होता है कि मीर जाफ़र जो होता है वो षड्यंत्र करता है और नवाब को सबसे पहले सलाह देता है कि एक दिन के लिए युद्ध को स्थगित कर दो, अगले दिन युद्ध करेंगे।
और नवाब मान जाता है क्योंकि उसको नहीं पता कि ये विश्वासघाती है। अगले दिन क्या होता है कि जब लड़ाई शुरू होती है तो मीर जाफ़र क्योंकि सेनापति है तो मीर जाफ़र के नेतृत्व में जो सेना थी वो बैक ऑफ कर जाती है, वो लड़ाई नहीं करती। ठीक है, वो लड़ाई नहीं करती है और युद्ध में भाग ही नहीं लेती है, तो वो जो राजा है, नवाब है, वो हार जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, नवाब की हार होगी, जबकि नवाब की सेना बड़ी थी। नवाब के पास 50,000 के करीब सैनिक थे, कुछ फ्रांसीसी सैनिक भी थे साथ में, लेकिन क्योंकि अपने लोगों ने विश्वासघात कर दिया इसलिए नवाब हार जाता है। तो नवाब की इसमें हार होती है और नवाब भागकर चला जाता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जहाँ राजधानी बनाई थी किसने? ठीक है, अब वहाँ मीर जाफ़र का जो पुत्र होता है मीरन, उसके द्वारा इसकी हत्या करवा दी जाती है एक मोहम्मद बेग नाम के आदमी से। तो जो नवाब सिराजुद्दौला है उसकी हो जाती है मृत्यु। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मीर जाफ़र को नया नवाब बनाया जाता है। तो बंगाल का जो नया नवाब अब बनेगा वो होगा मीर जाफ़र। इसी शर्त पर मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था कि सिराजुद्दौला के बाद उसको नवाब बनाया जाए। अब इसके क्या परिणाम होते हैं? इसके परिणाम होते हैं, देखिए क्या परिणाम होंगे। कंपनी को सबसे पहले तो उसकी 24 परगना की जमींदारी मिलती है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो एरिया है पूरा, उस एरिया में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी जाती है। साथ ही बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ती है। यहीं से जो है बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से सत्ता इनके पास आ जाती है और इसके बाद ये खूब वाणिज्य व्यापार करेंगे, अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे और यहीं से फिर धीरे धीरे पूरे भारत में ये अपना प्रभुत्व बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये तो है देखिए प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद हम जब अगला आगे को पढ़ेंगे, मीर जाफ़र से आगे को, तो हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध वो फाइनल युद्ध होगा जहाँ से अंग्रेज़ों की सत्ता यहाँ पे एकदम मजबूत हो जाएगी और यहाँ से फिर ये डायरेक्टली शासन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं उसको भी इसी में पढ़ा दूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इन्हीं से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। और इसका लिंक जो है मैं आपको टेलीग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और उसका PDF ले लेना और पढ़ते रहिएगा और इसको आगे देखते रहिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमको फेसबुक पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।